तो कल की क्लास से हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं, पिछले क्लास में हमने क्या कहते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, कॉर्ड के बारे में पढ़ रखा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पढ़ रखा है। आज उसी पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, पहला नहीं सही, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कल भी किया था हमने। तो बोला कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इफ। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ पी क्यू, इसी का पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू इज़ अ फोकल कॉर्ड। जब पी क्यू मेरा फोकल कॉर्ड होगा तो लोकस क्या होगा मिड पॉइंट का। इफ़ पी क्यू सबटेंस राइट एंगल एट ओरिजिन तो लोकस क्या होगा मेरा मिड पॉइंट का। और बोल रहा है कि जब पी क्यू पासिस थ्रू -4a, तो लोकस क्या होगा, क्या कहते हैं इसका मिड पॉइंट का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिया उस क्वेश्चन को देखते हुए पहला क्या करा कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले पैराबोला क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने ड्रॉ किया पैराबोला। अच्छा, इसका फोकस क्या हो जाएगा a,0। मान लेते हैं कि ये कॉर्ड P पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट Q है। ये PQ क्या है, कोई कॉर्ड है। अच्छा, PQ कोई कॉर्ड है तो P पे कोई पॉइंट a,T1 स्क्वायर 2a,T1 माने थे, Q पर कोई पॉइंट क्या माने थे a,T2 स्क्वायर 2a,T2। अगर PQ C,0 से पास करता था तो हम एक कंडीशन लिखे थे कि T1 इंटू T2 क्या होता है -C/a। ये जब PQ क्या करता है, पास करता है, कब PQ पासिस थ्रू C,0 से। अगर PQ फोकस से पास करेगा तो C की जगह हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। उस केस में हमने कल की क्लास में क्या लिखा था कि T1 T2 क्या आता था, -1 आता था जब PQ किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, PQ इज़ अ फोकल कॉर्ड, मतलब इस केस में हम क्या लेंगे T1 T2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, PQ सबटेंस राइट एंगल एट ओरिजिन, तो ये भी कल हम प्रूफ करके लाए थे कि T1 T2 इस केस में क्या होता था -4। अच्छा, PQ पासिस थ्रू -4a,0। PQ जब पास करेगा -4a,0 से तो उस केस में क्या आएगा, T1 क्या आएगा, T1 T2 इज इक्वल टू -C/a और C के जगह पे हम क्या लिखेंगे -4a/a। नहीं तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू 4। जब PQ पास करेगा -4a,0 से जब T1 T2 4 आया। जब PQ सबटेंस राइट एंगल एट ओरिजिन तो T1 T2 क्या आ रहा है, -4 आता है। और PQ इज अ फोकल कॉर्ड, उस केस में T1 T2 क्या आता है, -1। अब हम PQ का कोई मिड पॉइंट है तो लोकस जब भी निकालना रहता है तो लोकस के लिए हम क्या मानते हैं, S, K। तो मान लेते हैं कि कोई K पॉइंट है H, K जो PQ का क्या है, मिड पॉइंट है। PQ का मिड पॉइंट है तो यहाँ से H क्या आ जाएगा। अच्छा, K क्या है, PQ का मिड पॉइंट है तब K PQ को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो K का जो पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मतलब H क्या आएगा कि देखो 1 × a2 स्क्वायर प्लस 1 × a,T1 स्क्वायर। तो क्या आएगा a,T1 स्क्वायर प्लस a,T2 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि 2h/a इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये आ रहा है। नहीं, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या K क्या आ जाएगा, इसी तरह K आ जाएगा कि देखो 1 2a2 मतलब 2a2 प्लस 1 2a,T1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो K बराबर क्या आएगा, K/a बराबर आएगा T2 प्लस T1। अब हमको लोकस निकालना है तो T2 और T1 को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसमें करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि K²/a स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, ये लिख दिए। अब देखो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2h/a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि K² बाई ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा
2h/a 2h/a और प्लस का 2t1 t2 आ गया। अब हमको लोकस निकालना है पी क्यू का। जब पी क्यू मेरा क्या हो, फोकल कोड हो, और पी क्यू जब फोकल कोड होगा तो उस केस में t1 t2 की जगह पर क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए जब पी क्यू मेरा फोकल कोड है तो क्या आएगा कि k²/a² इज इक्वल टू 2h/a और 2t1 t2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1। तो 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे h को हम x से और k को y से रिप्लेस करेंगे लोकस लिखने के लिए। तो k की जगह हम लिखेंगे y²/a² और x के जगह पर लिखेंगे h के जगह पर लिखेंगे x। तो 2x/a -2। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी क्यू सब्सटेंस राइट एंगल एट ओरिजिन, उस केस में t1 t2 क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, k² की जगह हम k की जगह y और h की जगह x लिख के चलते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा कि y² इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 2x और t1 t2 के जगह पे हमको -4 लिखना है। तो 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -8। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी क्यू पासिस थ्रू -4,0। उस केस में t1 t2 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। t1 t2 जब 4 आ रहा है तो हम यहाँ पे t1 t2 की जगह 4 लिखेंगे। तो इस केस में लोकस क्या आ जाएगा कि y²/a² इज इक्वल टू 2h/a। तो 2h/a, अच्छा 2h की जगह तो x लिखना है बाई a और t1 t2 के जगह पे 4 लिखना है। तो क्या आ जाएगा, +8। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का ये आंसर, दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर, तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, बोल रहा था कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो सबसे पहले कॉर्ड पी क्यू निकाल लिए। अब पी क्यू पर जानते हैं कि पी पे कोई पॉइंट 8t1² 2a2 मान लिए और क्यू पर कोई पॉइंट मान लिए कि 8t2² प्लस 8t2², 2a22। अब हम ये कंडीशन जानते हैं कि जब पी क्यू मेरा c, 0 से पास करेगा तो उसके इसमें t1 t2 माइनस का c/a, जो पिछले क्लास में हमने बताया था। अब देख t1 t2 जब फोकल कॉर्ड होगा तो c के जगह पर a लिखेंगे तो उसके इसमें t1 t2 क्या आएगा, -1। ये भी पिछले क्लास में बताया था। अब बोल रहा है कि पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड। पी क्यू अगर फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 -1 आएगा। पी क्यू सबस्टेंट राइट एंगल एट ओरिजिन। पी क्यू अगर राइट एंगल ओरिजिन पर सबसेंट करता है तो t1 t2 इज इक्वल टू -4। ये प्रीवियस क्लास में एक रिजल्ट के तौर पे हमने क्वेश्चन में कराते हुए लिखाया था। अब बोल रहा है कि पी क्यू पासेस थ्रू -4a, 0। तो इससे c के जगह पर -4a लिखेंगे तो t1 t2 क्या आ जाएगा, 4। ये आ गया। अब देख हमको लोकस निकालना है तो h, k मिड पॉइंट मान लिए। अब मिड पॉइंट फार्मूला से h बराबर लिख दिए कि ये और देख यहाँ से 2h/a t1² t2² को एलिमिनेट कर दिया। k के जगह पर फिर से मैंने यही मिड पॉइंट फार्मूला लिखा और t2 t1 है। अब देख h और k में रिलेशन लाने के लिए हमको t1 और t2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। जैसे ही स्क्वायर किए तो k² बराबर t1² t2² प्लस 2t1 t2 आ गया। अब t1² प्लस t2² की जगह हमने 2h/a लिख दिया और देख t1 t2 की जगह पर भी t1 t2 ही रहने दिए। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कर रहा है कि पी क्यू मेरा फोकल कॉर्ड है। पी क्यू अगर मेरा फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो t1 t2 की जगह पर हमने -1 रख दिया। पी क्यू सबस्टेंस राइट एंगल, तो उस केस में t1 t2 क्या लिख दिए, -4 क्या लिख दिए, -4 लिख दिए। पी क्यू जब मेरा -4a, 0 से पास कर रहा है तो उस केस में t1 t2 क्या आ गया, 4। तो t1 t2 की जगह 4 लिख दिए। तो पहले क्वेश्चन का लोकस ये आ गया, दूसरे क्वेश्चन का लोकस ये आ गया, तीसरे क्वेश्चन का लोकस ये आ गया। हाँ, अगर लोकस में देख, अगर ऑप्शन में रहता इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो स्वाभाविक है ये पैराबोला, चारों आंसर क्या है, पैराबोला ही तो है। तो उस केस में हम ऑप्शन में जाके पैराबोला को टिक करते हैं। नहीं, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देख हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये शॉर्ट में लिखे थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को EOT लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पॉइंट P को हम
P पॉइंट को हम x1, y1 लिख लेते हैं। ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। नहीं, अगर पॉइंट P क्या करेगा, पैराबोला पे लाइज करेगा, तो देख ये पैराबोला है, ये पॉइंट P है x1, y1 जो पैराबोला पे लाइज करता है। तो इस पॉइंट पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। तो ये कोई टेंजेंट लाइन है जो इस पॉइंट P को टच करके गया, नहीं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, यही सॉरी ये तो क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। और इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। और इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप निकालने के लिए हम y² बराबर 4ax कर्व को सॉल्व करेंगे और वहाँ से स्लोप निकालेंगे और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो देख हम जानते हैं कि y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है। अब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx इंटू इज इक्वल टू 4a और x का डिफ्रेंशिएशन 1, y² का क्या हुआ 2y dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ रहा है, यहाँ से dy बाई dx आ रहा है कि 4a बाई 2y अर्थात 2a बाई y। लेकिन हमको dy बाई dx कहाँ पे चाहिए, पॉइंट P पे चाहिए। तो dy बाई dx एट पॉइंट P अर्थात x1, y1 क्या हो जाएगा 2a बाई y1। अब हमारे पास क्या आ चुका है, स्लोप आ चुका है, हमारे पास स्लोप आ चुका है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा कि y माइनस y1 और स्लोप मेरे पास क्या है 2a बाई y1। तो स्लोप क्या हो जाएगा 2a बाई y1 इंटू x माइनस x1 ये पॉइंट। अब देख यहाँ से क्या होगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस x1। अब यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलता है कि देख पॉइंट x1, y1 क्या करता है, पैराबोला पे लाई करता है। तो ये पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला, पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला। तो पॉइंट P अगर पैराबोला पे लाइज करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा y1² इज इक्वल टू 4ax1। अब यहाँ पे y1² है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं 4ax1। तो y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब देख y1 इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2ax और ये माइनस का 4ax1 इधर जाएगा तो प्लस का 4ax1 और माइनस का 2x1 है तो क्या हो जाएगा 2ax1। अब दोनों जगह से 2a कॉमन ना लेके हम 4a कॉमन ले लेते हैं। 4a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस x1 बाई 2 y1 इज इक्वल टू। अब देख हमने एक चीज़ पढ़ा था जब हम क्या करते स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, तो उस टाइम भी पढ़े थे और सर्कल में भी पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमको लिखना, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते थे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते थे, x² को x1 से रिप्लेस करते थे। अगर पॉइंट कोई भी कर्व पे लाई करता है तो मान लीजिए कि पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का शॉर्ट ट्रिक क्या था, शॉर्ट ट्रिक क्या था कि हम x² को रिप्लेस कर देते थे x1 से, y² को रिप्लेस कर देते थे y1 से, xy को रिप्लेस करते थे xy1 प्लस yx1 से, और x को रिप्लेस करते थे x प्लस x1 बाई 2 से। इसी तरह y को रिप्लेस करते थे y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करते थे। अब देख मेरे पास कर्व क्या है y² इज इक्वल टू 4ax। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो इस पे पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो y² को y1 से रिप्लेस करेंगे, y1 4a, और x को किससे रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, तो x प्लस x1 बाई 2 से। और देखिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम है कि नहीं। अगर मान ली कि मेरे पास पैराबोला रहता है कि y² इज इक्वल टू माइनस का 4ax रहता है और पॉइंट P
पॉइंट पी x1, y1 इस पैराबोला पे लाइज करता है, तो हम क्या करते y को y स्क्वायर को y1 से -4a x को किससे रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से। ये क्या होता है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता ना। अगर मान ले कि मेरे पास कर्व ये ना हो के कर्व ये होता, कि मान ले कि कर्व मेरे पास क्या रहता, यहीं पे लिख देते, कर्व मेरे पास रहता है कि x² = 4ay और पॉइंट मेरे पास रहता है x1, y1, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं, x1 = 4, y को y प्लस y1/2 से। अगर मेरे पास कर्व मान ले ये रहता कि x² = -4ay, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता, x1 -4a और y के जगह y प्लस y1/2 होता ना। नहीं तो याद मत करना किसी चीज़ को, क्योंकि याद करोगे तो फंस जाओगे। इसको देख के तो ये याद कर लोगे, लेकिन जब इसको देख के ये सब कैसे आएगा, तो याद मत करना। बस देखना कि पॉइंट पैराबोला पे लाइज कर रहा है या किसी भी कर्व पे लाइज कर रहा है, तो x² को x1 से, y² को y1 से, और xy को xy1 प्लस yx1 से, और x को x प्लस x1/2 से, और y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देना। आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है, कहीं पे गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है। नहीं तो लिख लो। देख, अब मान ली कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मान ली कि हर पैराबोला के लिए तो अलग अलग आएगा, तो मान ली कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं नहीं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। मान ली कि देख मेरे पास क्या है, y² = 4ax है पैराबोला। अच्छा, इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x के जगह 80² लिखेंगे और y के जगह 280 लिखेंगे। नहीं, अब इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, तो देख पॉइंट, ये पॉइंट जो है क्या करेगा, पैराबोला पे तो लाइज करेगा। अब ये पॉइंट जब पैराबोला पे लाइज करेगा तो y² की जगह पर क्या लिखेंगे, y1, तो y × 280 और 4a, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस x1 अर्थात 80²/2 x प्लस x1/2। अब देख ये 4 4 4 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, ty = x प्लस 80²। और लोग इसको अच्छे रिजल्ट के रूप में याद करके जाते हैं और क्वेश्चन आता है एग्जाम में फंस जाते हैं। ये रिजल्ट गड़बड़ नहीं है, लेकिन लोग याद करके सिर्फ जाते हैं कि y² = 4ax। अच्छा, कोई भी पैराबोला देखते, लोग याद करके जाते, कोई भी पैराबोला देखते आराम से ये फॉर्मूला लगा देते। अरे भाई, ये सिर्फ इस पैराबोला के लिए, जब y² = 4ax मतलब पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तभी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। मान ले कि मेरे पास ये पैराबोला होता है y² = -4ax, उस केस में हम क्या, पहले तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचते, तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, -80² 280। और इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, क्या कि ये पॉइंट पैराबोला पे तो लाइक करेगा ही लाइक करेगा, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y1 280 -4a, और x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे x प्लस x1/2। तो x और x1 कितना है, -80² और ये 4 4 4 कैंसिल, a कैंसिल, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ty बराबर -x - 80² अर्थात ty बराबर -x और प्लस का 80²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चेंज हो गया ना, तो याद करके मत जाना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचना, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना। मान ली कि मेरे पास अगर कर्व आज ये रहता कि x² = 4ay, अब हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट,
तो कैसे लिखते? तो सबसे पहले तो इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचते। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो नेक्स्ट पिछले क्लास में बता चुके कि कैसे निकाला जाता है। तो इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? y के जगह पर क्या लिखते हैं? y के जगह पे AT² और x के जगह पे 2AT। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है x को तो x1 से रिप्लेस करते, अर्थात x इंटू 2AT, और y को किससे रिप्लेस करते? y प्लस y1, x² को तो x1 से और y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर दे, अर्थात 4a इंटू वाई प्लस AT²/2। ये 4 कैंसिल, तो क्या आया? xt बराबर y प्लस AT²। कुछ है नहीं, रट के जाओगे, गलती करोगे ही करोगे। अगर मान ले मेरे पास पैराबोला रहता है कि x² इज इक्वल टू माइनस का 4ay, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचते थे। इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? x के जगह पे तो 2AT होगा और y के जगह पे माइनस का AT² होगा। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इस केस में x को रिप्लेस करेंगे x1 से, सॉरी x² को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो x और x1 क्या हो जाएगा? 2AT। y को किससे रिप्लेस करेंगे? y प्लस y1/2 से, तो माइनस का 4 और y के जगह पर क्या लिखेंगे? y प्लस y1, अर्थात y माइनस AT²/2। ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? xt माइनस y माइनस AT²। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता है? yt माइनस y प्लस AT²। और लोग इसको याद करके आराम से जाते हैं कि y² बराबर 4ax, ty बराबर x प्लस AT², याद करते हैं। भाई इस पे सोचो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, और x² को x1 से, y² को y1 से, कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। अगर याद करके जाओगे पक्का क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, कहीं कि कर्व थोड़ा सा इधर उधर किया उस केस में जाके फंस जाओगे। तो लिख लो जल्दी से। अब देख, हमारे पास लाइन और पैराबोला को सॉल्व करने की बात आएगी। देख, लाइन यानी कि सॉल्व लाइन एंड पैराबोला। कोई भी पैराबोला ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम पैराबोला लेके चलते हैं y² इज इक्वल टू 4ax, नहीं, और कोई लाइन क्या ले लेते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं। तो हमने क्या लिया कि पैराबोला लिया y² इज इक्वल टू 4ax और लाइन लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c। सॉल्व इसी स्टेप से होगा, इसी तरीका से होगा, तरीका सेम रहेगा सबका, चाहे कोई भी पैराबोला रहे, कोई भी लाइन रहे। क्या हो सकता है? मान ले कि ये पैराबोला है, नहीं, तो लाइन क्या कर सकती है? या तो इस पैराबोला को न टच करेगी न कट करेगी, या फिर लाइन क्या कर सकती है? इस पैराबोला को एक बार क्या करेगी? टच करके चली जाएगी, या फिर लाइन क्या कर सकती है? इस पैराबोला को कट कर देगी। तीन ही चीज़ कर सकती है, तीन से ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती है, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, लाइन और पैराबोला को सॉल्व करेंगे। लाइन और पैराबोला को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देख, y के जगह हम क्या लिख देंगे लाइन में? mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लाइन और पैराबोला के जगह सॉल्व किए, लाइन ये y बराबर mx प्लस c थी, इस y की वैल्यू यहाँ पे जाके लिख दिए। अब इसको देख, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? mx² प्लस 2mcx, नहीं, प्लस c² इज इक्वल टू 4ax, नहीं। अब ये लाइन क्या कर सकता है? पहले तो सबको x और y में टच कर लेते हैं, सॉरी x² और x के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं, 2mc माइनस 4a प्लस c² इज इक्वल टू 0। देख, ये लाइन क्या कर सकते, मतलब लाइन और पैराबोला को सॉल्व किए, या तो ये लाइन क्या करेगा? इस पैराबोला को न तो टच करेगा न कट करेगा, या फिर क्या कर सकता है? टच कर सकता है, या फिर क्या करेगा? कट करेगा। अगर कट किया तो कॉर्ड आएगी,
कट करेगा तो कॉड आएगी। ये क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो कट किया मतलब दो रूट्स मिले, एक रूट्स यहाँ और एक रूट्स यहाँ, दो रूट्स मिलते हैं क्वाड्रेटिक के, तो उस केस में क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है ना। तो कॉड के केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0। या फिर क्या कर, देखिए ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, या तो ये लाइन इसको टच करेगी तो एक रूट्स मिलेगा, और जब एक रूट्स मिलेगा तो स्वाभाविक है क्वाड्रेटिक का एक रूट्स कब आता है, जब d बराबर 0 हो। नहीं, अब ना तो टच करे ना कट करे, मतलब या तो ऊपर ऊपर ही चल जाता है क्वाड्रेटिक में, या फिर नीचे नीचे ही होता है, कोई रूट्स नहीं मिलता है, तो उस केस में d क्या होता है, लेस देन 0। नहीं तो d ग्रेटर देन 0 के केस में कॉड मिलेगा, d बराबर 0 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी या कंडीशन फॉर टेंजेंसी मिलेगी, और d लेस देन 0 के केस में न तो टेंजेंट मिलेगा न कॉड मिलेगा। अब मान लें कि ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि y बराबर mx प्लस c कब इस पैराबोला को टच करेगा, तो इस पैराबोला को टच करेगा मतलब यहाँ से हम d बराबर 0 कर देंगे, और d बराबर 0 करते मतलब d होता क्या है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब b के जगह पे क्या लिखेंगे, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर m स्क्वायर, और x के जगह पे 4ac, c के जगह पे ऑलरेडी c स्क्वायर दिया हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 mca प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि 60 mca प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देख a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 16 mc इक्वल टू 0, या तो इसने 0 दिया होगा या फिर इसने 0 दिया होगा। अच्छा यहाँ पे 60a स्क्वायर होगा, नहीं तो यहाँ पे इसने 0 दिया होगा या फिर इसने 0 दिया होगा। अब ये 0 दे नहीं सकता क्योंकि ये 0 दे दिया तो पैराबोला रहा ही नहीं, तो y बराबर 0 एक लाइन आ गई पैरेलल टू x एक्सिस, तो a बराबर 0 होगा नहीं। तो फिर क्या हो सकता है, ये इसको 0 देना पड़ेगा। अब ये 0 देगा तो क्या आएगा कि 16a बराबर 16mc, तो देख ये कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या है, यहाँ पे हमको c का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो c बराबर क्या आ जाएगा, a/m। तो ये लाइन टेंजेंट कब होगी, ये लाइन टेंजेंट कब होगी, जब c बराबर a/m आ जाए। अर्थात हम अगर पैराबोला पे कोई भी लाइन हमको मानना हो कि वो लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है, तो उस पैराबोला को, उस लाइन को हम अपने मन से क्या मानेंगे, y बराबर mx प्लस a/m। a क्या है, a वर्टेक्स से फोकस की दूरी है, नहीं तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो याद कर लेना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहे, उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y बराबर mx प्लस a/m। अगर मेरे पास पैराबोला ऐसा होता y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगता है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, mx माइनस a/m। नहीं, इसको याद कर लियो। नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P_T1 एंड Q2 पॉइंट्स, यानी कि देख बोल रहा है कि पॉइंट P_T1 है और कोई पॉइंट Q_T2 है, जिस पे क्या है, कोई ये दो टेंजेंट यानी कि P_T1 पर कोई टेंजेंट है और Q_T2 पर कोई टेंजेंट है। उस दोनों टेंजेंट का हमको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। किसके लिए, फॉर पैराबोला, इसके लिए नहीं, अच्छा निकालना नहीं, ये तो प्रूफ करना है कि इस पैराबोला पे पॉइंट T1 और Q_T2 से जो टेंजेंट डालेंगे ना इस पैराबोला पे, तो इस दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये होगा। तो देख जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। अब बोल रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट और
एट पी टी वन। अच्छा देख पी टी वन मतलब पी टी वन कोई पॉइंट है, इस पे एक टेंजेंट होगा और दूसरा टेंजेंट क्यू टी टू पॉइंट है, इस पे कोई टेंजेंट होगा। तो बोला है कि इस दोनों टेंजेंट का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या प्रूफ करना है हमको, इस दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये क्या होता है, ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू इसके बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा पी टी वन मतलब इस पे कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, इस पे कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू। ऐसा क्यों, क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है। इसके लिए अगर पैराबोला चेंज तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चेंज, लेकिन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया तो 4ax के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है, इसलिए पी टी वन का पॉइंट हमने ये ले लिया और पी टी टू का पॉइंट हमने ये ले लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी टी वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी टी वन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी टी वन क्या होगा, देख पॉइंट P जो है क्या करता है, पैराबोला पे लाइज करता है, पैराबोला पे लाइज करता है तो हम क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस करना है। तो पॉइंट पैराबोला पे लाइज कर रहा है तो वाई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वाई वाई वन, वाई वन की जगह क्या है 2a/t1 इज इक्वल टू 4a, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो x प्लस x1 के जगह पे a t1 स्क्वायर बाई टू। अब देखिए 2 4 2 a सब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, t1y बराबर x प्लस a t1 स्क्वायर। सिमिलरली सिर्फ t1 के जगह पे ही यहाँ पे t2 लिखा हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट q t2 क्या हो जाएगा, t2y बराबर x प्लस a t2 स्क्वायर। अब इस दोनों टेंजेंट का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इस दोनों टेंजेंट को हमको सॉल्व करना है। अब इस दोनों टेंजेंट को सॉल्व करना है तो हम आराम से देख, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा दे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, जैसे ही घटाएंगे तो देख इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, t1 माइनस t2y आएगा ना। अब देख x में से x गया कैंसिल, a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर। अब देख ये क्या लिखा हुआ, a t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, नहीं इधर नहीं दिखेगा, हो सकता में भी, तो ये क्या लिखा हुआ है कि a t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, और इधर क्या लिखा हुआ है t1 माइनस t2। ये देख t1 माइनस t2 सॉरी t1 माइनस t2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, a t1 प्लस t2, तो y बराबर a t1 प्लस t2 आ गया है। और जब हमको y कोऑर्डिनेट आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में y के जगह वो रिप्लेस कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो y के जगह अगर हम t1 प्लस a t1 प्लस t2 डालते हैं तो इसी में डाल देते हैं, तो t2 बराबर क्या आ जाएगा, a, y के जगह पर हमको t1 प्लस t2 बराबर x प्लस a t2 स्क्वायर। अब देख इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2t2 t1 a प्लस a t2 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a t2 स्क्वायर, और x a t2 स्क्वायर a t2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, a t1 t2, x के जगह a t1 t2 आ गया। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट PT1, यानी कि PT1 पे और PQT2 पर जो टेंजेंट बनेगा ना, इस दोनों टेंजेंट का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था, किसके लिए, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला को देके हम उस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसके लिए क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, at स्क्वायर 2at, लेकिन हमको पॉइंट T1 पे चाहिए था तो क्या हो जाएगा, at1 स्क्वायर 2at1, पॉइंट Q2 पर चाहिए था तो at2 स्क्वायर 2at2। अब इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिए, क्यों कैसे लिखे, पॉइंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है कर पे, तो y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिए।
अब इस दोनों टेंजेंट को सॉल्व किए, वहाँ से y कोऑर्डिनेट आ गया, तो y कोऑर्डिनेट इसके बराबर तो आ ही गया। अब जब y कोऑर्डिनेट आ गया तो हम y कोऑर्डिनेट को जाके किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से हमको x कोऑर्डिनेट आ गया, तो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, a t1 t2 a t1 प्लस t2। नहीं, जल्दी से नोट कर लें। बोल रहे हैं कि देख लेट ए के, एक कॉमा के होना चाहिए, नहीं ए से तो आदर्श होता है, के से कुछ और होता होगा, नहीं। ए के आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टेंजेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट ए के आर एनी टेंजेंट, अच्छा लेट ए के आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टेंजेंट, अच्छा ए के कोई भी टेंजेंट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ए टेंजेंट है और वाई एक्सिस पे के टेंजेंट है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ ओ ए के ओ पी ए के इज अ रेक्टेंगल वेयर ओ इज ऑरिजिन। नहीं, अच्छा चलो मेरा नाम तो आ रहा है ए से आदर्श, नहीं तो देखो पैराबोला क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो बोल रहा है कि पैराबोला पे कोई पॉइंट पे टेंजेंट है, वो टेंजेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट करता है और वाई एक्सिस पे के को कट करता है, और ओ क्या है, ओरिजिन, जो इसका वर्टेक्स भी होगा पैराबोला का। क्या बोल रहा है कि तो ओ यानी कि इफ ओ पी ए बी ओ पी ए के इज अ रेक्टेंगल वेयर ओ इज ओरिजिन देन फाइंड लोकस ऑफ पी। नहीं, अच्छा मान लेते हैं कि इस पैराबोला से कोई टेंजेंट गया जो एक्स एक्सिस को इसने किस पे काटा, एक्स एक्सिस को के पे, सॉरी वाई एक्सिस को के पे काटा और एक्स एक्सिस को इसने ए पे काटा। अब देख बोल रहा है कि ओ पी ए के इज अ रेक्टेंगल, तो पी कहाँ होगा, स्वाभाविक है पी यहाँ होगा, तभी ना ओ ए पी के एक रेक्टेंगल होगा, ओ ए पी के एक रेक्टेंगल होगा। अच्छा हमको इस पी पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना रहता है उसको हम एस कोमा के मान लेते हैं। अच्छा इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये कोई इस पैराबोला के लिए कोई भी पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या है AT स्क्वायर 2AT। जब भी लोकस निकाला जाएगा तो कोशिश करना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या कहते हैं पैराबोला पे जनरल पॉइंट यानी कि जो भी होता है उसको AT स्क्वायर 2AT करके ही मान लेना। अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट किस पे, AT स्क्वायर 2AT पे, मान लेते हैं इसके पॉइंट का नाम क्या है M। तो M पॉइंट पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट M ये क्या हो जाएगा, y को y1 से, तो y1 के जगह पे 2AT इज इक्वल टू 4, x के जगह पे x प्लस x1, तो x प्लस AT स्क्वायर बाई 2, ये 4 4 4 ये सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा टी वाई बराबर x प्लस AT स्क्वायर। अब हमको देख हमको a कोऑर्डिनेट चाहिए, a कोऑर्डिनेट किस पे, x एक्सिस पर लाई करता है, a कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो y को 0 4a, y को हमको क्या रखना पड़ेगा 0, y को जैसे ही 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, x प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर माइनस का AT स्क्वायर, तो y 0, तो ये क्या आ गया AT स्क्वायर। 4k के लिए क्या करेंगे हम, 4k के लिए y एक्सिस पे लाई करता है, तो k y एक्सिस पे लाई करता है, तो हम x को 0 कर देंगे, x को 0 करेंगे तो क्या आएगा टी वाई बराबर AT स्क्वायर, टी कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा AT, आ गया ना AT। तो देख ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, AT, और ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया माइनस का AT स्क्वायर, C। अब देख h क्या है, तो h क्या है, h मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी h है, और k क्या है, k यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना, तो यहाँ से h कितना आएगा, h मेरा आएगा माइनस का AT स्क्वायर,
और k कितना आएगा, k आएगा 80। अब हमको लोकस चाहिए, लोकस मतलब h और k में रिलेशन चाहिए, तो हमको यहाँ से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम t के जगह लिख सकते हैं कि k/a = t, और इस t का वैल्यू इस इक्वेशन में जाके रख देंगे। इस t का वैल्यू इस इक्वेशन में जाके रखेंगे तो क्या आएगा, h बराबर माइनस का a t के जगह k/a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, h बराबर माइनस a k स्क्वायर a स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का a h। अब हम लोकस के लिए k को y से रिप्लेस करते हैं और h को x से रिप्लेस करते हैं। तो k को y रखेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h को x से, तो ax। ये कौन सा लोकस आया, ये तो पैराबोला ही दे दिया। तो इक्वेशन लोकस ऑफ p क्या हो जाएगा, पैराबोला। नहीं, तो लोकस ऑफ p क्या आ गया, पैराबोला। अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो इक्वेशन के फॉर्म में तो यही हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ax। अगर पूछ दे कि ये क्या है, पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है या सर्कल है, तो उस केस में लोकस ऑफ p क्या लिखेंगे हम, पैराबोला लिखेंगे। नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्या कि देखिए बोल रहे थे एक कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट है, कोई एनी टेंजेंट है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पे a क्या है, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और k क्या है, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हम जनरल पॉइंट क्या मान लिए, 80² 280 इस पैराबोला के लिए, क्योंकि इस पैराबोला के लिए कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 80² 280। अब हम इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिए। अब a कोऑर्डिनेट निकालना था, तो a कोऑर्डिनेट में x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट 0, a कोऑर्डिनेट आ गया। फिर हमको y कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो y कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से k का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे p क्या होगा, p स्वाभाविक है, जितना OA की दूरी होगी उतना ही क्या होगा, h होगा, और जितना OK होगा, सॉरी OK, अच्छा इस K1 में कन्फ्यूज़न ना आ जाए, नहीं इसको K1 मान लेना। नहीं, तो जितना OK1 होगा उतना ही क्या हो जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। नहीं, तो OK1 कितना था, 80 था, तो k के बराबर 80 लिख दिए और आराम से एलिमिनेट करके रिलेशन निकाल लिए। नहीं, तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या गया, लोकस ऑफ p क्या आ गया, पैराबोला आ गया। तुम लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से वीडियो क्या कहते हैं पूरे को नोट्स कर लो। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट 1,2। नहीं, अच्छा क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास कर रहा है, टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसा जैसा बोला पहले डायग्राम बना लेते हैं। नहीं, तो बोल रहा है कि देख y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस। अच्छा फोकस क्या हो जाएगा इसका, इस पैराबोला का 1,0। अच्छा फोकस 1,0 हो जाएगा, विच पासेस थ्रू फोकस एंड टचेस, टच कर रहा है इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या 1,2, इस 1,2 पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सर्कल मेरा ऐसे साइड लग रहा है, ऐसे ही बनेगा। नहीं, इस पॉइंट को टच किया और इससे पास कर रहा है 1,0 से। तो हमको बोल रहा है कि क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए। अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि देख कोई भी सर्कल अगर हम देख एक लाइन को कितने अनेकों सर्कल टच करके निकल जाते हैं, अनेकों सर्कल टच करके निकल जाते हैं। और यहाँ से हम कौन सा केस, फैमिली ऑफ सर्कल, मान लें कि लाइन का इक्वेशन क्या है L और सर्कल का इक्वेशन क्या है S, तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिखते थे, फैमिली ऑफ सर्कल टचेस, इस लाइन को टच किया, ये सर्कल क्या किया, इस लाइन को टच किया, तो कैसे लिखते थे फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल लिखते थे S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। तो हमको देख इस पॉइंट को तो टच कर रहा है, लेकिन इस पर कोई एक लाइन आ ही नहीं रहा है। तो इस पॉइंट पे एक लाइन लाने के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे तो यहाँ से एक सर्कल का ये इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा सर्कल का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन को लिख देंगे।
अब देख ये पॉइंट पे टच कर रहा है तो सर्कल को हम मान लेंगे क्या है, पॉइंट सर्कल मान के हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे प्लस लैम्डा टाइम्स इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो पॉइंट सर्कल मान के सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स इस लाइन का इक्वेशन। तो पहले हम इस लाइन का इक्वेशन निकालते, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, इस लाइन पे इस पैराबोला पे एक पॉइंट दिए हुआ है, तो पैराबोला का इक्वेशन भी क्या है मेरे पास, पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax। इस पॉइंट पे हम इस लाइन के लिए स्लोप निकाल लेते हैं ना, तो इस लाइन के लिए इस लाइन पर स्लोप क्या आ जाएगा 2। अच्छा ऐसे भी निकाल सकते, एक लाइन में तो निकल जाएगा, क्योंकि देख ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y को y1 से, तो y1 की जगह 2 x, अच्छा 4 और x को किससे रिप्लेस करते थे, x + x1/2 से, तो x + x1 की जगह 1/2, ये 4 गया, तो y बराबर क्या आ गया x + 1 अर्थात y - x - 1 = 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम फैमिली ऑफ सर्कल में पढ़े थे कि सर्कल किसी एक पॉइंट को और एक लाइन को टच करता है तो कैसे लिखते थे, हम पॉइंट सर्कल मान के सर्कल का इक्वेशन लिखते थे प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिख देते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे नहीं। तो देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है। अब देखिए सर्कल क्या कर रहा है, इस सर्कल इस पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अच्छा ये सर्कल क्या कर रहा है, इस पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल और कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करता था तो हम क्या करते थे, उस लाइन का उस सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते थे, तो उस सर्कल को मान लेते थे। देख उस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान के सर्कल का इक्वेशन लिखते थे x - y1 + y2 का होल स्क्वायर। अर्थात देख इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान के हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया जिसका रेडियस 0 होगा और सेंटर 1,2 होगा, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमको ये लाइन आ चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ चुका है नहीं, और ये लाइन क्या कर रहा है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है, तो ये लाइन y - x - 1 क्या कर रहा है, ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है। तो हम जानते कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है नहीं, तो हमने पॉइंट सर्कल निकाल लिया, अब वहाँ से लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। अब हम फैमिली ऑफ सर्कल जानते हैं कि कोई भी सर्कल किसी पॉइंट को टच करता है और उस पॉइंट से एक लाइन पास करती है, तो फैमिली ऑफ कॉन्सेप्ट से क्या जानते हैं, s + λ = 0। तो हम पॉइंट सर्कल निकाल लिए, उस लाइन का इक्वेशन को लिख दिए। अब वो सर्कल किससे पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है 1,0 से, तो 1,0 से इसको सेटिस्फाई करवा दिए, तो वहाँ से λ = 2 आ गया। अब हम आराम से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिए। इस क्वेश्चन में किए थे, बोल रहे थे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस, तो फोकस से पास किया तो 1,0 से पास करा दिए। द पैराबोला ई इतना को टच कर रहा था, इस सर्कल क्या किया, ये सर्कल पैराबोला को उस पॉइंट पर टच किया, तो उस पॉइंट पे हम आराम से एक क्या निकाल लिए, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन निकाल लिए। उस पॉइंट पे जैसे ही टेंजेंट निकाल लिए और तो वो उस पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्कल भी टच कर रहा है और लाइन भी टच कर रहा है, तो आराम से फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट से हमने उस लाइन का इक्वेशन